हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें हम सब प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम सब नोट में एक पॉइंट लिख चुके हैं। नोट का दूसरा पॉइंट हम सब समझे थे, उसे आज हमको लिखना है। तो उसमें आपने क्या देखा था, आपको ये पता है ना, चूंकि n बराबर क्या होता है साइन आई अपान साइन आर, और इसको हम n को 1 n2 भी लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं कैसा, n2 अपान n1। तो अब दो स्थितियां होती हैं, या तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम प्रवेश करे, या तो प्रकाश विरल से सघन माध्यम प्रवेश करे। तो हम मान लेते हैं कि प्रकाश, ये आपका नोट में दूसरा पॉइंट है, यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे। इसका मतलब क्या है, दो माध्यम है। ये जो पहला माध्यम है आपका कैसा माध्यम है, विरल, और जो दूसरा माध्यम है कैसा माध्यम है, सघन। तो अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इसके लिए क्या होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक को हम लिखते हैं n1, और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या लिखते हैं, n2। तो अगर पहला माध्यम विरल माध्यम है तो n1 और n2 में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा, n1 या n2, n2, क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है, n2 आपका बड़ा होगा n1 से। तो हमको तो चाहिए n2 अपान n1। तो दिस इंप्लाइज दैट n2 अपान n1 ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, क्योंकि देखो आपका n2 बड़ा है, n2 माने अंश। तो जब अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो जब ज्यादा वैल्यू में आप कम वैल्यू का भाग दोगे, वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये वैल्यू कितना होगा, 1 से बड़ा होगा। और n2 अपान n1 है क्या, साइन आई अपान साइन आर। तो ये है क्या, साइन आई अपान साइन आर। तो ये वैल्यू 1 से क्या हुआ, बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भाग इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा साइन आई, ये बड़ा होगा साइन आर से। और इस बात का मतलब क्या हुआ, आई बड़ा होगा आर से। अर्थात आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण ज्यादा होगा, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कम है। ये कब होगा, जैसे मान लो ये प्रकाश जा रहा है पहले माध्यम में, ये कोण क्या होगा, आपतन कोण। अगर ये सीधा ऐसे निकलता तब ये जो कोण बनता है ये आपका बराबर होता कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। लेकिन बराबर नहीं लेना है, ये जो आर है आई से कम होना। तो आई से कम कब होगा, जब ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो, झुके, और अब जाके ये जो कोण बनेगा, ये कोण तो आपका होता है अपवर्तन कोण आर। तो अब बताओ ये कोण इससे कम होगा कि नहीं कम होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में जब आर कम होगा, आर कम कब होगा, जब प्रकाश अभिलंब की तरफ झुकेगा। अर्थात जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और क्यों झुकता है, ये रहा इसका रीजन। यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता। अब सेम यही चीज अगर मान लो आपका, आप इसे पहले लिखना है तो लिख सकते हो। अब मान लो अगर ये आपका विरल माध्यम, पहला माध्यम विरल, अगर ये विरल ना होके क्या हो जाए, सघन, और जो दूसरा माध्यम आपका सघन है, ये सघन ना होके क्या हो जाए, विरल। यानी प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तब सघन का तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। उस स्थिति में क्या होगा, n1 बड़ा हो जाएगा किससे, n2 से। यानी यदि प्रकाश, यहां पर आप क्या लिखोगे, सघन से कहां प्रवेश कर रहा है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा, तो उस स्थिति में जब क्योंकि आपको n2 अपान n1 ही चाहिए, अब n2 छोटा हो गया है, और n2 है क्या, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक सदैव सघन से कम होता है। सघन मतलब जितना घना होगा, जितना घना होगा उतना अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जितना कर दूर दूर होगा, जितना विरल माध्यम होगा उतना अपवर्तनांक उसका कम होगा। तो दूसरा माध्यम आपका विरल माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक कम हो गया, अर्थात n2 का वैल्यू कम हो गया। अर्थात अंश कम हो गया। तो अगर अंश कम है और हर बड़ा है तो वैल्यू 1 से
छोटा हो जाएगा, यानी ये जो अभी वैल्यू 1 से बड़ा था, अभी वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, छोटा। और ये n2 अपान n1 है क्या, साइन i अपान साइन r, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 से छोटा। तो इस स्थिति में जब ये भेजोगे तो ये भी 1 से छोटा, और i ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा r से। यानी इसमें क्या होगा कि ये जो प्रकाश है जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रहा है, तो अगर ये सेम वैसे उसी डायरेक्शन में निकलता बिना विचलित हुए, तब तो ये कोण बराबर होगा। जबकि यहाँ पर जो कोण r बनता है, r बड़ा है i से। r कब बड़ा होगा, जब ये प्रकाश थोड़ा और फैलेगा, तभी तो ये कोण इससे बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। यानी अगर r i से बड़ा है वह तभी संभव है जब अपवर्तित किरण क्या हो जाए, अभिलंब से दूर हट जाए। तो ये जो अपवर्तित किरण है ये इस स्थिति में अभिलंब से दूर हट जाता है, अर्थात जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता। ठीक है, अब ये तो हुआ कि जब का प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा और प्रकाश कब अभिलंब की तरफ झुकेगा। थोड़ा 2-3 बात याद रखना आप सब, अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ये तो आपको मालूम है। जितने भी माध्यम होंगे हर अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम पे भी निर्भर करता है, वो माध्यम कौन सा है। हवा का अपवर्तनांक कम होगा, जल का अपवर्तनांक और ज्यादा होगा, कांच का अपवर्तनांक और ज्यादा होगा, हीरे का अपवर्तनांक और ज्यादा होगा। तो अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होता है, और एक ही पदार्थ का भिन्न भिन्न रंगों वाले प्रकाश के लिए भी अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अर्थात जैसे मान लो एक पदार्थ आपका है कांच ना, तो कांच का लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कुछ होगा, और कांच का अपवर्तनांक हरे रंग के प्रकाश के लिए कुछ अलग होगा, पीले रंग के प्रकाश के लिए कुछ अलग होगा, नीले रंग के प्रकाश के लिए कुछ अलग होगा। अर्थात भिन्न भिन्न रंगों के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये बात भी आप याद। अब इसके आगे जो अगला हेडिंग है वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता ना। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता? उत्क्रमणीयता मतलब उल्टा, ऐसे समझ सकते हो। उल्टा का मतलब जैसे मान लो कि अगर प्रकाश ये आपका एक माध्यम हुआ ना, जब आप प्रकाश किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजोगे, ये मान लो आपका क्या हो गया, वायु, और ये आपका क्या हो गया, कांच। आपके पास दो माध्यम है। प्रकाश किरण जब वायु से कांच में चलेगा तो ये जिस बिंदु पर गिरेगा ये आपतन बिंदु होता है। यहां पर अगर आप एक अभिलंब खींचोगे, इस बिंदु पर परपेंडिकुलर सतह से होता खींचोगे, उसे आप अभिलंब बोलते हो। तो क्या ये प्रकाश किरण ऐसे सीधा निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रकाश विरल से सघन माध्यम जा रहा है। कांच सघन माध्यम है ना, वायु की तुलना में कांच सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो ये प्रकाश किरण सीधा ना निकल के क्या होगा, अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगा ना, ये प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। यानी अब मान लो अगर इसके बाद फिर से वायु है तो क्या होगा, अगर आप यहां पर भी अभिलंब खींच सकते हो, 90 अंश का कोण बनाते हो, एक रेखा खींचोगे वही अभिलंब होगा। तो अब क्या होगा, ये प्रकाश ऐसे सीधा जाएगा नहीं, ये प्रकाश क्या होगा, थोड़ा दूर हट जाएगा, क्योंकि अब प्रकाश ये फिर नीचे आपका वायु है ना, तो किस माध्यम से, सघन से विरल में जा रहा है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यानी ये क्या होगा, थोड़ा सा फिर प्रकाश किरण दूर हट जाएगा। तो वास्तव में अगर आप यहां पर कोई एक सरफेस ऐसा लगा दो जिससे ये प्रकाश किरण इससे टकराने के बाद फिर वापस हो जाए, तो अगर ये ऐसे गया फिर ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे जाएगा, यानी जिस रास्ते से होके आया है उसी रास्ते से होके वह पुनः वापस जाएगा। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में, हो सकता है इसके बाद कोई तीसरा माध्यम भी हो, 4-5 माध्यम आप रख सकते हो उसके लिए। कोई अगर अलग अलग माध्यमों से होते हुए प्रकाश जाता है, अगर आप उसे पुनः वापस पहले उसी माध्यम भेजोगे तो वह अपने उसी मार्ग से होते हुए वापस जाएगा जिस मार्ग से होकर वो क्या हुआ है, आया हुआ है। अर्थात समझ रहे हो ना, अर्थात उल्टा उसी क्रम को फॉलो करेगा। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता।
बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इसमें लिखोगे क्या, यदि प्रकाश विभिन्न माध्यमों से होते हुए गुजरे, विभिन्न माध्यमों से होते हुए गुजरे, और ये जो अपवर्तित किरण है, आपको पता है ना, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, ये सब अगर इससे यहाँ पर इस माध्यम से इस माध्यम में देखोगे, ये आपतित हो जाएगा, ये अपवर्तित हो जाएगा। तो ये जो अपवर्तित किरण है इन्हें पुनः वापस भेजा जाए, गुजरे, और अपवर्तित किरणों को वापस कहाँ भेजा जाए, पहले उसी माध्यम में ना, अर्थात जिस माध्यम से होके वो आया, वापस उसी माध्यम में भेजा जाए। तो ये किरणें पुनः उसी मार्ग से कौन से मार्ग से, जिस मार्ग से आई है, मार्ग से वापस जाती। बात समझ आ रहा है ना? तो अगर विभिन्न माध्यमों से होकर हुए प्रकाश की जो अपवर्तित किरणें इन्हें पुनः उसी माध्यम में वापस भेजा जाए, तो ये जिस मार्ग से होकर आई है पुनः उसी मार्ग से क्या होती है, वापस जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण की इसी घटना को प्रकाश किरण की इसी घटना को प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता कहते। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? चलो, अब आप ये डिफिनेशन लिख चुके होंगे। थोड़ा सा एक इसमें सिंपल सा डेरिवेशन है, आप उसे देख लो। ये तो आपका वाई है। अब बताओ, आपको पता है कि यह अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरणें हैं। अभिलंब और आपतित किरणों के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण बोलते हैं और दर्शाते किससे हैं, आई से। और ये जो कोण होगा इसको हम किससे दर्शाएंगे, आर से। तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा, जब प्रकाश वायु से किसमें प्रवेश करे, कांच में, उस स्थिति में आप क्या लिख सकते हो, साइन आई। अब क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है ना, n बराबर अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर, इसी को तो आप अपवर्तनांक n बोलते हो। और इस अपवर्तनांक को हम क्या लिखते हैं, 1n2, यानी प्रकाश जिस माध्यम से होके जाता है, जिस माध्यम में जाता है ना, अर्थात पहले माध्यम से होके जा रहा है दूसरे माध्यम में। तो अब यहाँ पर जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, उस समय प्रकाश के लिए पहला माध्यम मतलब 1 का मतलब वायु हो गया और 2 का मतलब कांच हो गया। यानी आप क्या लिख सकते हो, वायु के लिए आप ए लिखते हो n, 2 आपका क्या है, कांच, कांच को जी लिखते हैं ग्लास। तो 1 ANG बराबर आप क्या लिख सकते हो, साइन आई अपान साइन आर, मान लो समीकरण नंबर 1। और आपको पता है अगर फिर कांच से वायु में जाए, अगर प्रकाश कांच से वायु में पुनः वापस जाए तो यह उसी मार्ग से होकर वापस जाएगा। और अगर उसी मार्ग से वापस जाएगा यानी ये एंगल से नहीं बदलेंगे। अगर ये एंगल 30 अंश रहा होगा फिर भी ये एंगल 30 अंश ही रहेगा, और ये अगर जितना रहा होगा वो भी उतना ही एंगल रहेगा। अगर मार्ग बदलता तो एंगल बदलता, जब मार्ग वही है, जाने का मार्ग वही है, तो एंगल भी तो वही रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी अगर प्रकाश कहां से कहां प्रवेश करे, कांच से वायु में जाए, उस स्थिति में क्या होगा, आप अगर वो फार्मूला लगाना चाहो 1n2, यानी अब 1 क्या हो जाएगा, कांच, और 2 क्या हो जाएगा, वायु, क्योंकि प्रकाश अब कांच से वायु में प्रवेश किया है, यानी ग्लास से किस में प्रवेश किया है, ए मानी हवा में। तो ये कितने के बराबर है, साइन आई अपान साइन
आर, यही होता है ना। तो यहाँ पर आई का काम कौन करेगा, आई क्या होता है, आपतन कोण। तो अब ये जो आर है, क्योंकि पहले प्रकाश ऐसे आ रहा था, ऐसे गया, तो ये आपतन कोण था, ये अपवर्तन कोण था। अब प्रकाश ऐसे गया है, ऐसे वापस मुड़ा है, तो ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो अगर ये आपतन कोण होगा, यानी आप इसे क्या लिखोगे, साइन आर, और अगर अपवर्तन कोण होगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन। ये मान लो समीकरण क्या हो गया। अगर समीकरण 1 में आप गुणा कर दो कितने का, समीकरण 2 का, तो क्या हो जाएगा, ANG इंटू GNA, ये बराबर हो जाएगा इधर, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड का गुणा किया तो आप राइट साइड का भी गुणा करो, साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई। तो साइन आई से कैंसिल हुआ, साइन आर से कैंसिल हुआ, तो बचा कितना यहाँ पर, ANG इंटू GNA, ये बराबर हो गया कितने के, 1 के, यानी ANG ये बराबर हो गया 1/GNA। बात समझ में आ रहा है। अगर आपके लिए कोई भी दो माध्यम हो, मान लो आपके लिए पहला माध्यम 1 है और दूसरा माध्यम क्या है, 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1n2, ये बराबर हो जाएगा 1/2n1। हाँ, तो आप इस फार्मूले को याद रखना। तो अगला हेडिंग आपका रहेगा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। जब प्रकाश किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उस माध्यम के अपवर्तनांक का उसका चाल किस प्रकार से संबंधित होगा। अगला हेडिंग डालिए, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। प्रकाश की चाल से संबंध। मान लो कि जैसे इधर ध्यान से सुनना, अगर आपका ये कोई क्या है, एक माध्यम है, कोई माध्यम है, हम चलो इस माध्यम को सिंपल बोल देते हैं क्या, एम माने मीडियम यानी माध्यम। तो जब कोई माध्यम में या जब किसी माध्यम में, यानी कोई एक प्रकाश की किरण है, जब इस माध्यम में प्रवेश मतलब इस माध्यम में चल रहा है, मान लेते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक, अगर माध्यम को आपने m बोला है तो उस माध्यम के अपवर्तनांक को आप क्या बोलोगे, nm बोलोगे। जैसे यदि आपका माध्यम ग्लास होता, कांच होता, तो आप इसके अपवर्तनांक को Ng बोलते हैं। यदि वाटर होता तो इसके अपवर्तनांक को आप Nw बोलते हैं। तो अगर हम इस माध्यम को केवल m बोल दिए तो इसके अपवर्तनांक को आप क्या nm बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। और आपको ये बात पता है कि प्रकाश का अलग अलग माध्यम में चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रकाश किरण की भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होता है ना। तो अगर ये प्रकाश किरण मान लो मीडियम m में चल रहा है तो इस मीडियम में इसका चाल कुछ होगा, माध्यम में जो इसका चाल है इसके चाल को हम क्या बोल देते हैं, मान लो v। आप ये रिलेशन याद रखना कि उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा n, ये किसके बराबर होगा, c/v के। n बराबर क्या होगा, c/v। n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, c क्या है, प्रकाश की चाल लेकिन निर्वात में, और v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की भी। यहाँ पर ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है, लेकिन ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये भी माध्यम में प्रकाश की चाल है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। और आपको ये पता है माध्यम का अपवर्तनांक, इसको आप ऐसे भी लिख, जैसे अगर ये कांच के लिए होता तो आप ऐसे Ng लिख देते। और आपको पहले के लेक्चर्स में बताए चुके गए हैं कि ये किसके सापेक्ष है, अगर कुछ नहीं दिया यानी ये वायु के सापेक्ष है, यानी आप इसे ऐसे Ang भी लिख सकते हो ना। तो अभी हम सिंपल n बराबर c/v, और ये c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल आपने लिया है, प्रकाश जिस माध्यम में चल रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी v क्या है आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल। याद रखना इस बात को। n माध्यम का अपवर्तनांक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक लोगे उसी माध्यम में आपको ये क्या लेना है, प्रकाश की चाल लेना। बात समझ आ रहा है। तो जैसे मान लो कि यदि प्रकाश वायु से, किसमें, प्रकाश वायु से चलते चलते किसमें गया, कांच में गया। तो अब आप ये फार्मूला अगर लिखना है तो कांच के लिए आप क्या लिख सकते हो, Ng बराबर c/v g, ऐसा लिख सकते हो।
Ng का मतलब ग्लास का अपवर्तनांक, ये बराबर होगा C, तो सबके लिए सेम होगा, चाहे प्रकाश किसी माध्यम में, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को आप तो C से दर्शाओगे। और ये V क्या होता है, माध्यम में प्रकाश का वेग, तो हम Vg लिख दिए, इसका मतलब ग्लास यानी कांच में प्रकाश का चाल। मान लो समीकरण नंबर 1, अगर प्रकाश वायु से जल में जाए, किस में जाए, जल में, तब आप इसी फार्मूला को कैसे लिख सकते हो, NW बराबर ना, NW यानी वाटर का अपवर्तनांक, ये बराबर होगा C/V। V क्या होता है, प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो किस माध्यम में, जल में, यानी हम इसको VW लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, वाटर में प्रकाश का चाल। ये मान लो समीकरण कितना हो गया, 2। और अगर आप समीकरण 1 में भाग दो समीकरण 2 का, तब क्या ये कितना हो जाएगा, Ng/NW, ये बराबर हो जाएगा C/Vg अपान C/VW। C तो C से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Ng/NW, ये बराबर हो जाएगा V, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, VW/Vg। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, ख्याल करो, 1n2 को आप क्या ऐसा लिखते हो अपने n2/n1। तो अगर यहाँ पर 2 की जगह G आ गया है और 1 की जगह W आया है, तो यहाँ पर भी आप 2 की जगह G और 1 की जगह W लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यानी Ng/NW को आप क्या लिखोगे, W, या आप एक नीचे लाइन में लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट WNG, ये बराबर हो जाएगा कितने, VW/VG के। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, यानी जल के सापेक्ष, इसे पढ़ोगे क्या, जल के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक, ये किसके बराबर होगा, एक तो आप अपवर्तनांक के टर्म में जानते हो, और दूसरा आप उस माध्यम में प्रकाश की चाल के भी टर्म में जान गए। जल में प्रकाश की चाल तथा ग्लास में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। यानी यहां से आप देखो, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल उल्टा रिलेशन है, ग्लास यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ग्लास नीचे है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अरे जब सीधा सीधा होता तो अनुपाती होता, ये ऊपर है ये नीचे, यानी व्युत्क्रमानुपाती एक नहीं है। अर्थात कभी आपसे ये ऑप्शनल या कोई पूछ सकता है कि प्रकाश का चाल और अपवर्तनांक अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अर्थात जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही कम प्रकाश का चाल होगा उस माध्यम में। और सीधी सी बात है, आपको पता है ना सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, वायु का। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है वायु निर्वात का, और प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, वायु में। तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक कम होगा प्रकाश का चाल उस माध्यम में उतना ज्यादा होगा, यानी अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल एक दूसरे के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। और अगर परिभाषित करना होगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप यहां से बता सकते हो अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल माध्यम में है, ये तो ये बटा है मतलब अनुपात, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आप लिखना है तो ये यहाँ के बगल बाद आप लिख सकते थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते। इतना लिखने के बाद आप ये पूरा क्रम से नोट कर लो, फिगर बनाने का कोई काम नहीं है। अब इसके बाद आपका अगला हेडिंग होगा वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। आप देखते हो कि कभी कभी जैसे जब कोई आपका तालाब है या नदी है, उसमें आप कोई एक स्टिक डालोगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वह स्टिक ऊपर उठा है, ऐसा होता कि नहीं होता है। अगर आप किसी नदी तालाब या कोई जल से भरा हुआ टंकी है, बाल्टी है, आप उसमें कोई जैसे पेन ही डुबोगे तो अगर पेन का गहराई पानी के अंदर इतना, आपको लगता है जैसे पेन ऊपर उठा हुआ है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो वो वास्तव में कितनी गहराई तक अंदर के वास्तविक गहराई है, और आपको लग कितना गहराई है वो उसका आभासी गहराई। वास्तव में होता क्या है, जैसे मान लो कि आपका ये जल है,
ना। इसके ऊपर ये आपका पहला माध्यम है और ये आपका जल है, और पहला माध्यम ये आपका मान लेते हैं क्या है, वायु ही है, और ये आपका जल है। आपने कोई वस्तु जल के अंदर डुबोया, मान लो इस वस्तु को हम ए बोल देते हैं, जहां पर ये पॉइंट है बी बोल देते हैं, और ये यहां तक क्या है सी बोल देते। ये इसका क्या है, वास्तविक गहराई। इसकी वास्तविक गहराई को हम क्या बोल देते हैं, एच। वास्तविक गहराई को क्या बोल देते हैं, एच। अब मान लो कोई प्रकाश किरण अगर यहां से चलेगा, जैसे ही यह सतह पर पड़ेगा, जिस बिंदु पर यह आपतित होगा वह कौन सा बिंदु होगा, आपतन बिंदु होगा। वहां पर आप अभिलंब खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो, ये मान लो ये क्या हो गया, वहां पर अभिलंब हो गया। तो क्या ये प्रकाश किरण सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण सीधा निकलता नहीं है। प्रकाश किरण कहां से होके जा रहा है, जल से वायु में। जल क्या है, सघन माध्यम, वायु की तुलना में सघन ही है ना, वायु से तो कड़ा, वायु से कड़ ज्यादा पास पास होंगे। तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, तो यानी ये प्रकाश किरण क्या होगा, कुछ इस तरीके से अविलंब से दूर हट जाएगा। तो जो प्रेक्षक बाहर से देख रहा होगा वो उसे क्या लगेगा, जो प्रेक्षक बाहर से देख रहा है उसे क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरण कुछ इस, ये यहां अगर आप पीछे बढ़ाओगे इसे तो उसे यहां से आता हुआ ये प्रकाश किरण दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो जो क्या उसका इमेज केवल इतना उसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ये गहराई उसे प्रतीत होगा। इस गहराई को हम क्या बोल देते हैं, एच डैश, आभासी गहराई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई आपका एक वस्तु है ए सी, ये वस्तु क्या है ए सी, ये बी पॉइंट क्या है वो तो हम सरफेस को अलग करने के लिए बना दिए। तो अगर ए सी आपका कोई वस्तु है जिसकी जल के अंदर गहराई कितना है, एच। जब कोई प्रकाश किरण यहां से चलेगा तो प्रकाश किरण जल से वायु में जा रहा है, यानी सघन से विरल माध्यम जा रहा है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। तो जब कोई प्रेक्षक यहां से देखेगा तो ये प्रकाश किरण उसे यहां से आता हुआ प्रतीत होगा कि नहीं प्रतीत होगा, तो उसे इसकी गहराई केवल इतनी दिखेगी, यानी बी, और इस पॉइंट को चलो हम बोल देते हैं डी। ये सी बोले हो ना, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, डी। तो उसे उसकी गहराई केवल बीडी प्रतीत होगी कि नहीं प्रतीत होगी, तो इस बीडी को हम क्या बोल देते हैं, एच डैश। और ये जो वास्तविक गहराई है बी से सी तक, इसे हम क्या बोल देते हैं, एच। ठीक है। अब आप बताओ आपतन कोण क्या होता है, क्या ये आपतित किरण है कि नहीं है, और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसी कोण को तो हम आपतन कोण कहते हैं, यानी ये आपका क्या हो गया, आई। और अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण का, ये किरण अपवर्तित किरण है कि नहीं है, अरे ये किरण आपतित हुई है और ये मुड़ी है अर्थात विचलित हुई है, तो दूसरी किरण को ही तो अपवर्तित किरण कहते हो नहीं कहते हो, तो ये आपका अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, और दर्शाते किससे हैं, आर से। आपको ये पता है जब दो रेखा समांतर हो और उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटे, तो जब यहाँ पर जेड जैसा आकार बनता है तो ये दोनों कोण को बोलते हैं एकांतर कोण, और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मालूम है नहीं ये चीज, एकांतर कोण सदैव बराबर होती है। तो क्या यहाँ पर देखो ये आपको जेड बनता दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, तो अगर ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या होगा, आई होगा, एकांतर कोण से। और आपको ये भी पता है कि अगर जब दो रेखा समांतर हो और उसको कोई एक रेखा काटे, अगर यह कोण जितना होगा उतना ही यह कोण होता है, और ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं। पता है ना। अब बताओ ध्यान से देखना, ये दोनों रेखा समांतर है, क्या ये तिर्यक रेखा इसे काटी कि नहीं काटी, तो अगर यह कोण इतना तक आर है तो यहां पर भी ये कोण कितना होगा, आर होगा। ये कोण कितना होगा, आर होगा। तो आप ये कोण इस कोण के बराबर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो चलो यहां पर भी हम इस पॉइंट को थोड़ा नेम दे देते हैं, कुछ ए बी सी डी हुआ है, चलो इसे बोल दो ई, इस अभिलंब को एम और एन बोल दो, और ये जो किरण गया है इस किरण को एफ बोल देते हैं। ठीक है। अब आओ इसमें क्या होगा, लिखोगे क्या, हेडिंग अपना डाल लेना, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। संबंध तो बताओ इसमें, माना एक वस्तु, माना एक वस्तु
ऐसी है जिसकी जल के अंदर वास्तविक गहराई कितना है, BC, वास्तविक गहराई BC, और इसी को हम बोले क्या है, H है। अपवर्तन के कारण प्रेक्षक को इसकी आभासी गहराई कितना है, BD, और ये किसके बराबर है, H डैश प्रतीत होती है। अब चूंकि आप ये जानते हो ना, n बराबर क्या होता है, साइन I अपान साइन R, और यहां पर n, क्योंकि आपको पता है 1n2 होता है कि नहीं होता है, 1n2 होता है ना। 1 यहां पर क्या है, क्योंकि दो माध्यम है, एक आपका वायु और एक आपका जल। जल को आप ग्लास G से रिप्रेजेंट करते हो, वायु को आप एयर A से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पर जो पहला माध्यम है वो जल ले कि वायु ले ना, प्रकाश किस माध्यम से होके जा रहा है, जल से तो होके जा रहा है, तो ये आपका पहला माध्यम है यानी G। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, Gn, और 2 क्या है आपका दूसरा माध्यम आपका क्या है A। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन I अपान साइन R। मान लो इसे समीकरण नंबर 1। अब आप साइन I को इस फिगर से देख बताओ कितना लिख सकते हो। I यहां पर ये कोण बना, तो क्या आपको ये पूरा ये त्रिभुज दिखा, यानी BCE त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है वो। अरे ये कोण तो 90 अंश ही होगा ना, सीधा समकोण त्रिभुज। कौन सा नाम बताओ समकोण त्रिभुज का, CBE से क्या लिख सकते हो, साइन I चाहिए, साइन I वहीं से तो मिलेगा। साइन I बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जो कोण मालूम है उस कोण के सामने वाली भुजा को आप लंब बोलते हो, यानी I के सामने कौन सी भुजा पड़ी, BE, ये आपका लंब हुआ, और बटे कर्ण, जो 90 अंश के सामने होता है वही भुजा तो आपका कर्ण होता है। तो कर्ण आपका क्या है, CE, कर्ण आपका क्या है, CE। तो अब साइन R आपको चाहिए, R कहां से मिलेगा, इस त्रिभुज से, बोलो R। तो अब कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, DBE। 90 अंश वाले को आप हमेशा बीच में रखते हो ना। समकोण त्रिभुज DBE से आप क्या लिख सकते हो, साइन R, और साइन R बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पर R के सामने वाला लंब होगा, इस त्रिभुज में R के सामने वाला यही भुजा है BE बटे कर्ण। कर्ण आपका क्या हो जाएगा, DE, कर्ण आपका क्या हो जाएगा, DE। ये आपका, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, और इसे आप कह सकते हो समीकरण नंबर 3। तो ये जो साइन I का वैल्यू और साइन R का वैल्यू आपने पाए ले जाके इसमें रखोगे, तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख सकते हो, GNA बराबर साइन I का वैल्यू कितना है, BE बटे CE बटे साइन R, और साइन R का वैल्यू क्या है, BE बटे DE। क्या BE से BE कैंसिल हुआ, अब क्या लिख सकते हो आप, GNA बराबर DE तो ऊपर चला जाएगा, DE बटे CE, ऐसा लिख सकते हो। अगर ये आपके आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटे छोटे हो तो क्या, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ये एंगल कम होगा, हम यहाँ पर आपको बाहर से थोड़ा फिगर बना के दिखाते हैं, जैसे अगर ये एंगल बढ़ा है तो ये बिंदु दूर होगा, अगर ये एंगल और कम हुआ तो अब ये बिंदु और पास आया, ये एंगल और कम होगा तो ये बिंदु और पास आएगा। तो अगर ये I और R बहुत कम होंगे तो क्या ये बिंदु लगभग B के करीब पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान सुनना, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण अत्यंत क्या हो,
अत्यंत छोटे हों तो उस स्थिति में आप क्या लिख सकते हो, हम ये मिटाते हैं, अगर आप नहीं लिखे लिख सकते हो। उस स्थिति में आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपका डी से ई तक का दूरी है, क्या ये लगभग डी बी के बराबर, क्योंकि ये बिंदु नजदीक हो जाएगा ई के, तो अत्यंत छोटे हो तो बिंदु ई किसके करीब हो जाएगा, बी के समीप हो जाएगा कहीं, तो बिंदु ई बिंदु बी के क्या होगा, समीप होगा। और उस स्थिति में जब ये आपका ई यहां पर कहीं आ जाएगा तो जो डीई दूरी थी, डीई दूरी ये लगभग कितने के बराबर हो जाएगी, ये लगभग बराबर हो जाएगी कितने के, डी बी के ना। अरे जो डीई दूरी होगी ये लगभग डीबी के बराबर हो जाएगी, डी बराबर हो जाएगी। और ये जो सी से ई तक की दूरी थी, जब ई आपका यहां पर आ जाएगा तो जो सीई थी ये सीबी के बराबर हो जाएगी, यानी सीई ये लगभग बराबर हो जाएगी किसके, सी बी के। तब आप ये जो आप इसे मान लो कुछ समीकरण नंबर 4, तो समीकरण 4 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 4 से जी एन ए ये बराबर हो जाएगा डी, और डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी बी, और बटे सीई, सीई की जगह हम लगभग क्या लिख सकते हैं, सी बी, और डी बी है क्या, डी बी ये आपका क्या है, एच डैश, और सी बी आपका क्या है, पूरा एच है। सही बात है ना। अच्छा एक चीज आप और देखना, क्या आपको ये पता है जी एन ए, अभी इसके पहले आपने जस्ट देखा है कि जी एन ए को आप 1/ANG भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो 1/ANG ये किसके बराबर हो गया, एच डैश अपान एच। और अगर हम इसे पलट दें यानी ANG ये किसके बराबर हो जाएगा, एच अपान एच डैश। यही आपका क्या है, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध, यानी y के सापेक्ष कांच का जो अपवर्त ग्लास का वाटर का, पानी ये जल है, तो y के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होगा ये किसके बराबर होगा, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई के बराबर होगा। अगर आपको इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक मालूम है और आपको इसका वास्तविक गहराई मालूम है, आप इसका आभासी गहराई बता सकते हो ना। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। तो आज बस यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।